गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसे हम स्टार्ट करते हैं और देखिए इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें बताया गया है किसके बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता। और आज हम इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो समय है उस समय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बाद के समय की बात चल रही कि हड़प्पा सभ्यता के 1500 साल के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, ऋग्वेद का लेखन किया गया था। अब यदि ऋग्वेद की बात की जाती है तो ये समझना कि ये जो टाइम पीरियड बताया गया है ये टाइम पीरियड कौन सा है, वैदिक काल का। मतलब किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर वैदिक सभ्यता की बात की जा रही है, ठीक है। और वैदिक सभ्यता क्यों बोला जाता है इसे वैदिक सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय वैदिक काल में वेदों की रचना की गई थी। वेद कितने हैं, वेद 4 वेद थे, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब वैदिक काल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कौन सा है, ऋग्वैदिक काल वह है जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी। और उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है, 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जब इन तीनों की रचना होती है वह काल, वह टाइम पीरियड क्या माना जाता है, उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है वो लगभग 600 BC टू 600 AD तक पढ़ना है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का समय हमको इसमें पढ़ना है। अब 600 ईस्वी से क्या होता है, देखिए 600 ईस्वी के आसपास क्या होता है कि हमारे इंडिया में, इंडियन जो कॉन्टिनेंट था उस समय हमारे भारत को उपमहाद्वीप बोला जाता था। उपमहाद्वीप में महाजनपद स्टार्ट हो जाता है। महाजनपद हम आगे पढ़ेंगे, महाजनपद क्या थे, महाजनपद कितने थे और किन ग्रंथों में महाजनपद के बारे में दिया गया है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी देखिए इस इमेज के बारे में बताया गया है, ये क्या है, ये एक अभिलेख है, एक एडिक्ट है और इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अभिलेख हैं ये अभिलेख कहते किसे हैं। तो देखिए अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं जिनको उकेरा जाता है। अभिलेख मतलब होता है लिखना। अब कैसे लिखना, किन पर लिखना, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी जो कठोर सतह होती है उन सतहों पर खोद कर लिखना। कैसे, तो देखिए ये जो आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज में क्या है कि ये पत्थर है और इस पत्थर, ये देखिए ये खोद कर लिखा गया है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये खोद कर लिखा गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, खोद कर लिखना। किसी सतह पर, पत्थर पर, किसी ठोस जगह पर खोद कर लिखना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अभिलेख, ठीक है। तो इसे आप समझे कि अभिलेख क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। अब यहां पर 2 वर्ड दिए गए हैं, एक नाम दिया गया है प्रिंसेप और एक नाम दिया गया है प्रियदर्शी। तो प्रिंसेप और प्रियदर्शी ज्यादातर ये जो इतिहासकारों के द्वारा नाम दिया गया है, ये नाम किसको दिया गया है, अशोक को नाम दिया गया है। अशोक जो किस समय से रिलेटेड माने जाते हैं, मौर्य पीरियड से रिलेटेड, मौर्य डायनेस्टी से संबंधित माने जाते हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। और प्रिंसेप कौन थे, प्रिंसेप एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1837 में 1837 में अभिलेख, अशोक के जितने भी अभिलेख थे उन अभिलेखों को पढ़ा था। मतलब अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली बार यदि सफलता प्राप्त की थी तो वो किसने की थी, ये प्रिंसेप महोदय थे। इन प्रिंसेप महोदय ने, ये जो जेम्स प्रिंसेप है, पूरा नाम क्या है इनका, जेम्स प्रिंसेप। इन जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, ठीक है। तो अभिलेख समझ में आया आपके कि अभिलेख क्या होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ये कौन थे, एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ट लिपि, देखिए दैट टाइम हमारे इंडिया में 2 प्रकार की जो लिपियां थी बहुत प्राचीन थी, एक ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्ट लिपि। तो सबसे पहले देखिए ब्राह्मी लिपि होती क्या है। तो ब्राह्मी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है और इसके प्रयोग
कि प्राचीन उदाहरण किसमें मिलते हैं? अशोक के अभिलेखों में। अशोक के जो अभिलेख हैं, ज्यादातर अभिलेख वो किस लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं और अशोक के खरोष्टी लिपि के अभिलेख केवल 2 जगह से मिले हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, जो कहां पर है? प्रेजेंट में पाकिस्तान में। अब ये जो लिपि है ब्राह्मी लिपि, ये कहां से कहां लिखी जाती थी? ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मतलब कहां से? यहां से और यहां की ओर लिखी जाती थी। इस तरह से ये लिपि लिखी जाती थी। क्लियर? ये क्या है? ये कुछ सिंबल्स हैं, दिए गए हैं। अब इस तरह से इनको लिखा जाता था। जैसे कुछ जो प्लस का निशान है, इसे क्या कहा जाता था? के कहा जाता है। ये जो एफ जो सिंबल है, हम तो एफ समझेंगे इसे, और इसे क्या कहा जाता है? इसे का कहा जाता है। तो ये बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं। इन सिंबल्स से, इन सिंबल्स को सबसे पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए, ये ब्राह्मी लिपि की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं खरोष्टी लिपि के बारे में। याद है ना, अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं, ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? खरोष्टी लिपि में। सॉरी, ज्यादातर अभिलेख मिले हैं ब्राह्मी लिपि में और केवल 2 अभिलेख मिले हैं खरोष्टी लिपि में। तो खरोष्टी लिपि 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। एक लिपि तो कौन सी हो गई आपकी? ब्राह्मी लिपि, और दूसरी हो गई आपकी खरोष्टी। अब ये कहां से कहां लिखी जाती थी? ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, यहां से यहां लिखी जाती थी। दूसरी बात, सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में खरोष्टी लिपि में ही अभिलेख लिखवाए थे। तो खरोष्टी लिपि के अभिलेख अशोक के किन 2 स्थानों से मिलते हैं? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से मिलते हैं। और शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा प्रेजेंट में कहां पर है? ये है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये जो लिपि है इसको हम तो पढ़ नहीं सकते क्या है, लेकिन इस तरह से ये लिपि थी जिसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। तो इसे भी किसने पढ़ा सबसे पहली बार? जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था। ठीक है, तो अब बात आती है कब पढ़ा था इन्होंने? 1837 में पढ़ा था, 1830 के दशक में। और 1830 का दशक जो वर्ड है, दशक वर्ड का मतलब होता है 10 साल, मतलब 1830 से 1840 के बीच। कब? 1800। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में हमने पढ़ा कि प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और इन्होंने सबसे पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, और ये तो प्रिंसेप की बात हुई, जेम्स प्रिंसेप की। अब बात आती है प्रियदर्शी। इस प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। एक ऐसा राजा जिसके मुख्य आकृति बहुत ही मनोहर है, मन को हरने वाली है। और यह ज्यादातर किसके लिए लिया जाता है नाम? यह अशोक के लिए नाम लिया जाता है, प्रियदर्शी। क्या आगे देखिए कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। सबसे ज्यादा, देखिए सबसे पहली बार सबसे ज्यादा यदि बौद्ध रिलीजन को एक्सपेंशन करने का यदि क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? अशोक को। सबसे पहली बार सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला रूलर कौन था? अशोक। इसके अलावा देखिए आप, अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड 16 महाजनपद की। ये जो महाजनपद है, पहली बात तो आपके सामने वर्ड आया महाजनपद। ये महाजनपद होते क्या है? देखिए, जनपद, बहुत सारे जो जनपद थे, इन जनपदों को मिलाकर ही क्या बनाया गया? महाजनपद बनाया गया था। अब बात आती है जनपद क्या होते हैं? जनपद, अब यदि जनपद को हम देखें तो जन मीन्स होता है लोग और पद मीन्स होता है पैर। मतलब जहां पर लोगों के पैर पड़े वो जगह क्या कहलाई? वो जनपद कहलाया। अर्थात लोगों के रहने का स्थल, जहां पर लोग रह रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जनपद। जो क्या होते थे? बहुत छोटे होते थे। अब इन्हीं जनपदों को मिलाकर क्या बनाया गया? महाजनपद में बनाया गया था। तो डेट टाइम यदि हम बात करें 600 BC के आसपास की यदि हम बात करें तो उस समय हमारे इंडिया में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपदों का यदि मेंशन करना है कि यदि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था, तो कि ये 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो एक तो बौद्ध ग्रंथ में किया गया था और एक जैन ग्रंथ में किया गया था। अब बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। क्या नाम था इसका? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा था? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय।
इन दोनों में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है कि उस समय 600 BC के आसपास हमारे इंडिया में 16 महाजनपद थे। अब ये देखते हैं कि ये 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो देखिए 16 महाजनपद थे। काशी, हम यहां पर महाजनपद उनकी कैपिटल बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले महाजनपद था काशी, और काशी की कैपिटल थी वाराणसी। कौशल दूसरे नंबर पर, इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। अंग की कैपिटल थी चंपा। फोर्थ है आपका चेदी, चेदी की कैपिटल थी शक्तिमती। फिफ्थ है वत्स की कैपिटल थी कौशांबी। कुरु की जो कैपिटल थी वो कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। सिक्स हुए। सेवन थी पांचाल, और पांचाल की जो कैपिटल थी वो थी अहिच्छत्रपुर, और अहिच्छत्रपुर को प्रेजेंट में क्या बोला जाता है, नागौर। आज जो नागौर स्टेट है हमारे राजस्थान में, इस नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को ही क्या कहा जाता था, पहले अहिच्छत्रपुर कहा जाता था। मत्स्य जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे क्या कहते हैं, बैराट का जो क्षेत्र है इसे क्या बोला जाता था, विराटनगर, जो किसकी कैपिटल थी, मत्स्य की। सूरसेन जो महाजनपद था, इसकी कैपिटल थी मथुरा। अशमक कैपिटल ये थी पैठन, इसकी कैपिटल थी पैठन। अवंती इसकी कैपिटल थी उज्जैन, या दूसरी थी इसकी महिष्मती। गांधार जो थी इसकी कैपिटल थी तक्षशिला, और तक्षशिला वही है तक्षशिला यूनिवर्सिटी जहां पर स्टैब्लिश हुई थी। इसके अलावा कंबोज जो महाजनपद है, इस कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। मल की राजधानी थी कुशावती, या इसे बोलते हैं कुशीनगर या पावा। और मगध जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था, जो हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी या मौर्य डायनेस्टी पहले, और जो 3 डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी, ये 3 डायनेस्टी सबसे पहले कहां स्टैब्लिश हुई थी, इस मगध में स्टैब्लिश हुई थी। तो इस मगध को ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि 16 महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंस जो डोमिनेंस रखता है वो कौन है, मगध महाजनपद, जिसकी कैपिटल थी गिरिब्रज। पहले राजगृह थी, बाद में क्या बनी वो, गिरिब्रज। तो